हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आया हूं, जो कि है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जीएस पेपर 2 और पॉलिटी प्रीलिम्स में या किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। देखिए, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। पहली चीज तो ये कि हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी जो जुडिशरी है उसका इंपॉर्टेंट डिस्कशन का हिस्सा है। दूसरी बात, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं नागराज जी, उन्होंने अपना डिस्प्लेजर जाहिर किया कि जो पीआईएल है वो पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व ना करके पर एक तरह से आप सोच सकते हो कि पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, या आप बोल सकते हो कि एक तरह से अपने आप को एग्रेडाइज करने के लिए हो गया है ना, या पर्सनल पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है ना, या पब्लिसिटी स्टंट हो गया। तो इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि पीआईएल का लोगों ने मजाक बना दिया है। कुछ लोगों ने, जो कि पीआईएल हुआ करती थी गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कोर्ट को अप्रोच नहीं कर पाते, उनको न्याय दिलवाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सनल फायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए या पॉलिटिकल गेन के लिए किसी दूसरी पार्टी को मान लो कटघरे में खड़ा करने के लिए, उसको फंसाने के लिए यूज करते हैं। तो हमें क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जानना है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, पहले हम समझेंगे मीनिंग क्या होता है कि पीआईएल का मतलब क्या है। तो पीआईएल की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व होता हो, ऐसा लिटिगेशन मींस ऐसे हम कोर्ट के पास एक लीगल सॉल्यूशन के लिए जाएं, एक कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसा हमें रेमेडी मिले, रिलीफ मिले, जिससे पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट सर्व होता हो, या ऐसे लोगों का जो जो कोर्ट को नॉर्मली अप्रोच नहीं कर सकते, जैसे अनपढ़ हो गए, गरीब हो गए, या जो लोग जिनको लीगल नॉलेज नहीं है, ऐसे लोगों को। तो हम सिंपल मीनिंग की बात करें तो पीआईएल क्या है आपका? इट इज अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड बाय द कोर्ट। तो कोर्ट द्वारा आपके लिए एक लीगल एक्शन लिया जाता है आपको राहत देने के लिए, टू प्रोवाइड द रिलीफ टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। जनहित याचिका, इसको क्या बोलते हैं? जनहित याचिका, जिसमें लोगों का इंटरेस्ट सर्व हो, लोगों का हित जिसमें पूरा होता हो, ठीक है ना। तो एक सिंपल मीनिंग है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमें जो यूपीएससी है या कोई भी स्टेट पीसीएस है, वो ये जानना चाहेगा हमसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्या हमें ये पता है कि पीआईएल का क्या संविधान में कोई जिक्र है, या संविधान क्या ऐसी पावर देता है हमारे जुडिशरी को कि वो पीआईएल जैसी चीजों से जनता को जस्टिस सर्व कर सके? तो वही चीज हम इसमें देखेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात किया जाए, बैकिंग की बात की जाए, तो एक्सप्लिसिटली तो कहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर क्लियरली ये लिखा हो कि पीआईएल सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकता है या पीआईएल के थ्रू जस्टिस दे सकता है। खुल के नहीं लिखा, ठीक है ना। लेकिन हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32, जो कि क्या है आपका? फंडामेंटल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। और इस आर्टिकल 32 में क्या होता है कि एक इंसान जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है, और कोर्ट उसको रिलीफ कैसे देता है? रिट इश्यू करके। रिट, है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चोरारी, प्रोहिबिटो, इस तरह से। ऐसे ही आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को भी ये पावर है कि किसी इंसान को रिलीफ प्रोवाइड करना, राइट, अगर उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या कोई अदर लीगल राइट वायलेट होता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर है कि वो रिलीफ देने के लिए, जस्टिस सर्व करने के लिए रिट इश्यू कर सकते हैं। तो इसी को कहीं ना कहीं कोर्ट ने बेसिस बनाया है पीआईएल के लिए भी, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोग डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, या किसी वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A, जो कि बाद में जोड़ा गया था, इसमें क्या डायरेक्शन है स्टेट को? इसमें स्टेट को डायरेक्शन दिया जाता है कि स्टेट क्या करेगा। जो जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, जो जस्टिस, जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस है उसको एफर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या करेगा? फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा। आपने नालसा का नाम सुना होगा, है ना, नालसा।
तो नालसा का काम क्या है कि गरीबों को जस्टिस, न्याय प्रदान करने में मदद करना। तो कहीं ना कहीं आप पीआईएल को इस आर्टिकल से भी लिंक कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं हम इसके बैकग्राउंड की, ठीक है ना। अब हम ये जानेंगे कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पीआईएल नहीं था तो इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन जुरिस्डिक्शन में या इंडियन जुडिशरी इसको कब लेकर आई, कब इसको अडॉप्ट किया। तो देखिए पीआईएल जो है आपका यूएस में भी यूज होता है, क्योंकि आप देखते हो कि जुडिशरी के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड हैं, वहां से हमने लिए हैं। तो अमेरिका में, यूएस में चलता है सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, SIL, समाज को न्याय दिलाने वाला। उसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हमारा पीआईएल भी है। और इसकी जर्नी की अगर हम बात करें, एक ब्रीफ एक हिस्ट्री की अगर हम बात करें, बैकग्राउंड की, तो देखिए जो इमरजेंसी थी, आई होप आप में से कई स्टूडेंट ने या कई लोगों ने जो इस वीडियो को देख रहे हैं इमरजेंसी के बारे में सुना होगा कि 1975 से 77 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। उसमें भी हमारे नेशनल इमरजेंसी थी, उसमें इंटरनल इमरजेंसी जो लागू थी। तो उस समय जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी तो ऐसा बोला जाता है कि उस समय लोकतंत्र की हत्या हुई। हमें उस सब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बट इन अ इन अ मोर डिसेंट मैनर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उस समय क्या था कि जो फंडामेंटल राइट था, मीन्स किसी को बिना बताए अरेस्ट कर लेना, है ना, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर पास कर दिया या आपको बेवजह जेल में डाल दिया, थाने बंद कर दिया। तो द पॉइंट इज आपका राइट टू लाइफ जो आपको पर्सनल लिबर्टी का फ्रीडम देता है वो भी वायलेट हुआ। तो हुआ क्या, उस समय जुडिशरी ने एक जजमेंट दिया और ये बहुत फेमस केस है। और इस केस को इंडियन जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में बोला जाता है एक काला दिन, एक धब्बा। इट इज अ ब्लॉट, इट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन द फेस ऑफ इंडियन जुडिशरी। क्योंकि देखिए इंडियन जुडिशरी की आज जो इमेज है वो काफी अलग है। आज इंडियन जुडिशरी आप जो देख रहे हो ये वो नहीं है जो पहले थी ना। तो पहले इंडियन जुडिशरी उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी, ठीक है ना। पहले जैसे जब डेमोक्रेसी, जब अटैक हो रहा था डेमोक्रेसी पे, इमरजेंसी लागू हो चुकी थी, लोगों को जिस समय सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करेगी अंडर आर्टिकल 32, है ना, राइट। बट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है आपका ये केस, एडीएम जबलपुर केस। इस केस को मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि श्रीकांत शुक्ला नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया कि हाँ मेरा फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू लाइफ, वो कर्टेल हो गया है, उसका वायलेशन हो रहा है। तो इस केस में क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने श्रीकांत शुक्ला को रिलीफ प्रोवाइड करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है अंडर द जुडिशरी वो सही है, सॉरी अंडर द इमरजेंसी सही है। प्रेसिडेंट कैन कर्टेल द फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ भी आपका लिया जा सकता है। तो फिर फायदा क्या है कि किसी भी इंसान को आप पकड़ के बंद कर दो। क्योंकि जो उनकी हैबियस कॉर्पस थी, जो श्रीकांत शुक्ला थे उन्होंने हैबियस कॉर्पस फाइल किया था कि भाई उनके बिहाफ पे कि वेयर अबाउट, कि वो कहाँ है पता करो, क्योंकि स्टेट ने उनको कहाँ बंद करके रखा है क्या है। बट कोर्ट ने उनकी हेल्प नहीं की। तो ये एक काला दिन माना जाता है, एक ब्लैक डे माना जाता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ जुडिशरी। तो इसी के बाद शुरू हुआ जुडिशरी का नया अवतार। तो अब तक जुडिशरी जो थी वो सरकार की हाँ में हाँ मिला रही थी, ठीक है ना। अब जुडिशरी को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ कि भाई हमसे गलती हुई है, हम प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट हैं। आर्टिकल 32 हमको जिम्मेदारी देता है, आर्टिकल 13 हमें ये जिम्मेदारी देता है जुडिशियल रिव्यू की, कि हम चेक करें एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन तो नहीं ले रहा है जिससे लोगों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, राइट। तभी वहां से निकल के आया कि जुडिशरी को क्या करना है, एक्टिवली काम करना है, राइट। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, राइट, अगर मैं आपको बताऊं तो जब सुप्रीम कोर्ट को अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ तो उस समय हमारी जो जुडिशरी थी जो कि पैसिव थी वो एक्टिव हो गई, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि उस समय हमारे जो जज, दो जज जिनको एक क्रेडिट दिया जाता है कि इन दोनों जजेस की वजह से पीआईएल को काफी इवोल्यूशन करने में हेल्प मिली, तो जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। आप इन दोनों का नाम अपने आंसर में कोट कर सकते हो, ठीक है ना। पूछा भी जा सकता है किसी स्टेट पीसीएस में कि विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस आर रिस्पॉन्सिबल, राइट, फॉर द एवोल्यूशन ऑफ पीआईएल इन इंडिया। तो आप इसको देख सकते हो। तो ये दोनों जो जजेस हैं इन्होंने पीआईएल का स्कोप बढ़ाया। और स्कोप कैसे बढ़ाया, देखिए पहले क्या होता था, पहले
कंसेप्ट फॉलो किया जाता था लोकस स्टेंडाई का। लोकस स्टेंडाई में अगर आपको सिंपल शब्दों में समझा दूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी इसको नहीं पढ़ा है, देखिए लोकस स्टेंडाई का मतलब होता है इस प्रिंसिपल का कि वही इंसान जुडिशरी को अप्रोच करेगा जिसका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है या जिसका केस है। मान लीजिए मेरा केस है, मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है या मेरे संग कुछ इनजस्टिस होता है, तो मैं ही कोर्ट को अप्रोच कर सकता हूं, या तो खुद या अपने वकील के द्वारा। मेरे बिहाफ पर कोई और नहीं जाएगा, राइट। और या जो पर्सन जो एग्री पार्टी है, सिर्फ उसी को ही कोर्ट एंटरटेन करेगा, राइट। तो ये होता है लोकस स्टेंडाई की जिसके ऊपर बीत रही है, जिसका मुद्दा है, जिसका केस है, वही जाएगा। फिर कोर्ट ने क्या किया, इसको लिबरलाइज किया और शिफ्ट किया कहां पे, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन में। इसका मतलब क्या है, कोर्ट ने अपनी जो जुरिस्डिक्शन है, सॉरी जो जस्टिस देने की जो प्रोसेस है, उसको सिंपल बनाते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जो इंसान जिसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है या जो जिससे इनजस्टिस हो रहा है वही पहुंचे, उसके बिहाफ पे कोई और इंसान, या मान लो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मान लो गरीब लोग हैं और उनके ऊपर कुछ भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है या कहीं भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उनके बिहाफ पे कोई भी इंसान कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और जरूरी नहीं है आपको पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना है, लीगल प्रोसेस को फॉलो करना है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक पोस्ट कार्ड, आप एक लेटर लिख सकते हो, पोस्ट कार्ड या लेटर लिख के भी आप सुप्रीम कोर्ट को अपनी परेशानी या दूसरों की परेशानी बता सकते हैं। मीन्स कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर ग्रुप ऑफ पीपल और सेट ऑफ पीपल कैन अप्रोच द जुडिशरी इवन बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, है ना। आप एक पोस्ट कार्ड लिखकर भी आप क्या कर सकते हो, जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो टू सीक जस्टिस, टू एंश्योर टू एंश्योर रिलीफ, कि मुझे हेल्प करो, ठीक है ना। तो इसको फॉर्मली कब एस्टेब्लिश किया गया, तो आप अपने आंसर राइटिंग में इसको कोट भी कर सकते हो। तो बहुत फेमस केस था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981, जहां पर जस्टिस पीएन भगवती ने इसको फॉर्मली एस्टेब्लिश किया कि पीआईएल भी एक लीगल प्रोसीजर हो चुका है, एक लीगल जरिया है जिसके थ्रू आप जस्टिस या जुडिशरी को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं कुछ सक्सेसफुल केसेस की, ठीक है ना। तो लैंडमार्क जजमेंट्स, क्योंकि इनको आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, सो दीज आर वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। इनको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। बाकी ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग में ये आपको जीएस पेपर 2 में बहुत हेल्प करेंगे और आपको एसए में भी हेल्प करेंगे, इवन इंटरव्यू में कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला केस आप कोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हुसैनारा खातून केस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। तो देखिए ये केस है, आपको बस आंसर में कोट करना है। तो इस केस में किसका मुद्दा उठाया गया था, जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, उनके राइट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अंडर ट्रायल्स, और आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स की क्लासेस करते हो, हमारे अभी करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं, तो आप अगर उनको रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप देखते हो कि अंडर ट्रायल्स का मुद्दा भी लगातार न्यूज में सुर्खियों में बना रहता है, ठीक है ना। तो अंडर ट्रायल्स को रिलीफ देने के, कि बहुत सारे ऐसे कैदी थे बिहार की जेलों में जो बंद थे, जिन्होंने मैक्सिमम सजा से भी ज्यादा सजा ऑलरेडी जेल में गुजार दी थी। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि जेब कतरा, है ना, पिक पॉकेट, अगर आपने किसी की जेब मीन्स आपने किसी की पॉकेट चोरी की है, आपने किसी का कुछ करा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर उसमें सजा मान लो 3 साल की या 6 महीने की है, बट वो जो पर्सन है वो 6 साल से जेल में बंद है। तो आप सोचो कि जो मैक्सिमम सजा होनी चाहिए, पहले तो क्राइम अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी आप अंडर ट्रायल हो, अभी तो आपका ट्रायल हुआ ही नहीं है, अभी तो आपका केस, आपका जो जुर्म है वो साबित नहीं हुआ है, ऑलरेडी आपने इतनी सजा काट ली। तो ऐसे कई सारे लोग जेल में बंद थे। तो इसका नतीजा क्या निकला कि कोर्ट ने इस पीआईएल पे ध्यान दिया और कोर्ट ने कहा कि ये गलत हो रहा है, और कोर्ट ने लगभग 40,000 ऐसे कैदियों को रिहा करवा दिया, ठीक है ना। क्योंकि ये वो कैदी थे जिनको अपने बारे में नहीं पता था, फंडामेंटल राइट की जानकारी, गरीब लोग थे, उनको क्या पता कि मेरा फंडामेंटल राइट क्या है, हम कोर्ट के पास कैसे जा सकते हैं। तो इनके बिहाफ पे पीआईएल फाइल की गई, ठीक है ना। दूसरा केस देखते हैं,
बहुत फेमस केस एक और विशाखा जजमेंट, आपने सुना भी होगा, विशाखा गाइडलाइंस इससे निकल के आई थी। तो ये मुद्दा है आपका 1997 का, बहुत फेमस केस है, राइट। तो ये केस जुड़ा है आपका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट। अब तो हमारे पार्लियामेंट ने इसके ऊपर लॉ बना दिया 2013 में, लेकिन आप सोचिए कि ये जजमेंट आया 1997 में, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया 2030 में, लगभग 16 साल सुप्रीम कोर्ट ने इस पीआई के थ्रू रिलीफ दिया। किसको? महिलाओं को, है ना, प्रोटेक्शन दी। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो आप इसको भी कोट कर सकते हो अपने आंसर में। आज आप देखते हो हम एनवायरनमेंट के लिए इतना कॉन्शियस हैं। आज आप देखते हो दिल्ली में पॉल्यूशन का मुद्दा इतना वायरल हो जाता है। अभी आपको समय पहले अरावली का भी आप देख रहे थे। तो एनवायरमेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्शियसनेस लोगों में आई और कोर्ट ने इससे रिलेटेड जो कदम उठाए, उसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं पीआईएल से हुई है। एग्जाम्पल, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके कोर्ट सीरियस हुआ। उसने पार्लियामेंट को, मींस लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को ये डायरेक्शन दिए कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करो। और शुरुआत हुई थी ताजमहल को प्रोटेक्ट करने से। फिर ताजमहल पे अगर आपको याद हो जाए, मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि ताजमहल आपको पता है कि व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन नियर बाय, इन द नियर बाय एरियाज ऑफ ताजमहल आगरा में, तो ये जो इसका संगमरमर है जिसको हम व्हाइट मार्बल बोलते हैं, राइट, व्हाइट मार्बल, ये पीला पड़ता है, येलोइश इन कलर। इट वाज टर्निंग फ्रॉम व्हाइट टू येलोइश, एक लेयर बन चुकी थी पॉल्यूशन की। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया एएसआई को एंड स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई आप इसका ध्यान रखो, राइट। इन दिस जजमेंट एनवायरमेंट हमें अपना क्या रखना है, क्लीन रखना है। ऐसे आप देखते हो रिवर गंगा को क्लीन करना और भी अदर रिवर्स को पॉल्यूशन फ्री करना, है ना। आप देखो नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने इसको यहाँ से एक तरह से इवॉल्व किया। तो आप देखते हो एनवायरमेंट के ऊपर कई बार क्वेश्चंस यूपीएससी मेंस में पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में। तो आप उस केस में, ऐसे क्वेश्चन में आप इसको कोट कर सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम आगे की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हो क्या रहा है। तो पीआईएल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। पीआईएल एक देखा है तो बहुत अच्छा एक तरीका है गरीब लोगों को, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाने का, जस्टिस देने का, जो जिनको जुडिशियल अवेयरनेस नहीं है, जिनको लीगल नॉलेज नहीं है। बट हो क्या रहा है कि कई लोग इस जो टूल है, ये जो एक तरह से विंडो है जुडिशरी को, इसका मिसयूज कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। और यही चीज ऑब्जर्व की है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागराथन ने। तो इन जज ने क्या कहा कि पीआईएल का क्या हो रहा है, मोटा पीआईएल्स आर मेटामॉर्फाइज्ड इनटू 4 पीस। ये क्या बन जा रहे हैं पीआईएल, ये 4 पी कौन कौन से। तो जो पब्लिक शब्द है उसका मतलब बदल दिया कुछ लोगों ने, पब्लिक को बना दिया प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। कि मीन्स मान लो मुझे किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी है, या मैं किसी से भी मान लो मुझे अपना कोई पुराना कोई झगड़ा है वो मान लो सुलझाना है, या उसको उसके बदला लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रहा हूँ। मीन्स उसको फंसाने के लिए, पब्लिक के नाम पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस इंसान को फंसाने की कोशिश कि बस ये आगे ना बढ़ पाए। ऐसे पब्लिसिटी, कुछ लोग पब्लिसिटी के नाम पर ऐसे जानबूझ के पीआईएल फाइल करते रहते कि उनका पेपर में नाम आए। बहुत सारे वकील भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सेंसेशन क्रिएट हो जाए। आप देखो कई लोग अपने आप को क्या बताते हैं, पीआईएल एक्टिविस्ट, कि भाई कल मेरा पेपर में नाम आएगा कि भाई देखो ये है पीआईएल एक्टिविस्ट, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर, है ना, सरकार के खिलाफ उठाया कदम। तो सेंसेशन क्रिएट करना, भले उसमें पब्लिक इंटरेस्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी पब्लिसिटी के लिए, खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए। ऐसे ही जज ने कहा कि पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन, कुछ लोग पैसा बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जैसे ब्लैकमेलिंग। जैसे मान लो कोई अब बिल्डर कोई काम कर रहा है, कोई कंपनी काम कर रही है, और आप उसको धमकी देते हो, देख मुझे इतना कट पहुंचा दो या मुझे इतना पैसा दे दो, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कोर्ट में पीआईएल डाल दूंगा कि आप पर्यावरण से छेड़खानी कर रहे हो, आप जानवरों पर अत्याचार कर रहे हो, आप लेबर का शोषण कर रहे हो। तो ब्लैकमेलिंग, तो उससे क्या होगा, पैसा। आपका इंटरेस्ट पब्लिक का नहीं है, आपका इंटरेस्ट ये नहीं है कि लोगों का मैं ध्यान रखूं, आपका इंटरेस्ट क्या है, लोगों के नाम पे मैं पैसा कमा। तो ये भी गलत है। फिर जो चौथा उन्होंने बोला 4P, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंसाने के लिए, उनकी सरकार ना बन पाए या उनका मान लो कोई भी एक्शन है उसको चैलेंज करती हैं ताकि वो अपना काम ना कर पाए, जनता की नजरों में उनको
गलत साबित किया जाए, तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो जस्टिस बीवी नागरत्न हैं, इन्होंने कहा कि पीआईएल का मिसयूज है, ये कम होना चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल, अभी जो हाल ही का केस चल रहा है, रिसेंटली जो साबरीमाला टेम्पल एंट्री केस की सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताओ, ऐसे ऐसे लोग पीआईएल फाइल कर रहे हैं जिनका इस धर्म से कोई नाता नहीं है, जिनको साबरीमाला टेम्पल एंट्री मीन्स इस मंदिर से जिनका कोई रिलेशन नहीं है। चलो आप अपने धर्म की बात रखो सामने, समझ में आता है, या अपने फेथ की, भाई हम लोग इस परंपरा को काफी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, ना आपका उस परंपरा से कोई लेना देना, ना ही आप उस धर्म से संबंधित हो या उस फेथ से, फिर आप पीआईएल फाइल कर रहे हो जबकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि कई लोग फालतू में, मीन्स अगेन पब्लिक स्टंट के लिए, अपना स्टंट दिखाना है, पब्लिसिटी गेन करनी है कि देखो हम भी साबरीमाला टेम्पल एंट्री में आए थे। तो ये सब क्या है, मिसयूज है। तो हमें करना क्या है, इसका मतलब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। तो देखिए, अगर फालतू की पीआईएल कोर्ट में आएंगी, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो कोर्ट का जो प्रीसियस टाइम है उसका वेस्टेज होगा, है ना, वेस्ट होगा, कि जो टाइम कोर्ट का लगना चाहिए था अच्छे कामों में, मेन मेन केसेस में, वो आपने फालतू केस में क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। पेंडेंसी ऑफ केसेस, ऑलरेडी आपको पता है कि मोर देन 3 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया, और उसमें मैक्सिमम क्या है, पीआई, कि आप देखो हर कोई पीआई लगा देता है, जिसके मन में उसने पीआई लगा दी। तो अननेसेसरी जो केस है उनकी लंबी लिस्ट बनती जा रही है, देयर इज पाइलिंग ऑफ द केसेस, केस पाइल अप होते जा रहे हैं ना। जुडिशियल ओवररीच, कई बार ऐसा भी होता है कि पीआईएल जब कोर्ट के पास आती है तो कई बार कोर्ट भी भावनाओं में बह जाता है, या कई बार कोर्ट भी कुछ ऐसी जगह चला जाता है, एंट्री कर लेता है जहां पे जाने की जरूरत नहीं है। कई बार कोर्ट भी पीआईएल को एंटरटेन करते करते, पैसा देते थे, ऐसे एरिया में घुस जाता है जहां पे जरूरत नहीं थी, जैसे कि लिकर बैन ऑन हाईवेज, कि हाईवे पे शराब नहीं बिकेगी। अरे ये आपका काम नहीं है। ऐसे दिल्ली में पटाखे कितने बजे से कितने बजे तक छोड़ने, अरे ये आपका काम ही नहीं है। ये काम आप पुलिस पे छोड़ दो या दिल्ली सरकार पे छोड़ दो। आप बताओगे पटाखे कब छोड़ने कब नहीं छोड़ने, या आप बताओगे कि लिकर शॉप, शराब की दुकान कहाँ खुलेंगी कहाँ नहीं खुलेंगी। भाई ये तो एग्जीक्यूटिव की डोमेन है ना, तो वो मत करो आप, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल ओवर रीच। करना क्या चाहिए फिर, सॉल्यूशन क्या आएगा, क्योंकि आप जब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सॉल्यूशन, राइट, जब कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, आप ये कोट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, बलवंत सिंह चौफल गाइडलाइंस को कोट कर सकते हो। बलवंत सिंह कमेटी ने कहा था कि जो भी पिटिशनर है, जो भी पीआईएल फाइल कर रहा है, आप उसका क्रेडेंशियल चेक करो कि ऐसा तो नहीं कोई फर्जी आदमी पीआईएल फाइल कर रहा है, कोई ऐसा इंसान जिसका खुद ट्रैक रिकॉर्ड खराब है ना, वो खाली बस टाइम पास के लिए कर रहा है, या कोई सिंसियर पर्सन कर रहा है कि वास्तव में ये सीनियर ब्यूरोक्रेट है, या कोई वास्तव में एक अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई भी ऐसा सामाजिक आदमी, सोशल एक्टिविस्ट जिसकी अच्छी इमेज है, जो पब्लिक के लिए काम करता है, वो चीज। और अगर आपको पता चलता है कि ये जो इंसान है जिसने सिर्फ टाइम पास के लिए पीआईएल फाइल की थी, तो आप क्या करो, उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना लगाओ, हैवी जुर्माना लगा दो उसके ऊपर, ताकि अगली बार बाकी लोगों को क्या मिले, सबक मिले। ऐसे स्क्रीनिंग कमेटी होनी चाहिए। आप एक और सजेशन दे सकते हो अपने आंसर में कि स्क्रीनिंग कमेटी, आप एक ऐसे सेल बना दो, एक ऐसा ऑफिस बना दो हर हाई कोर्ट में, जहां पर जो फालतू की पीआईएल है, जंक पीआईएल, उनको फिल्टर कर दो। उन पीआईएल को आप क्या कर दो, हटा दो पहले ही। मान लीजिए 100 पीआईएल आई आपके पास, तो आप देख लो कौन सी काम की है कौन सी काम की नहीं है। उन्हीं पीआईएल को आप कोर्ट के पास भेजो जो वास्तव में पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करती है, या जो कॉमन मासेस की प्रॉब्लम उठाती है, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आप एक और सॉल्यूशन दे सकते हो कि जुडिशरी को भी करना चाहिए कि वो अपने ऊपर लगाम लगाए, खुद को कंट्रोल करे। बेस्ट कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल, सबसे अच्छा कंट्रोल है, बेस्ट कंट्रोल इज सेल्फ कंट्रोल। इसमें आपको क्या करना है, देखिए कि जुडिशरी को फालतू के केसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जुडिशरी के पास ऑलरेडी बहुत कम समय है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, तो आप उन्हीं केसेस की पीआईएल को एंटरटेन कीजिए जिसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता हो, जिसमें फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आप बस उन्हीं पे ध्यान दो, या फिर कोई बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, फालतू के मुद्दों में आप एंगेज मत करो, राइट। तो ये कुछ आपके सॉल्यूशंस हैं जो अपने आंसर में कोट कर सकते हो, 2-3, राइट। इससे आपका आंसर काफी बैलेंस भी रहेगा,
राइट, और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो में मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है PIL से रिलेटेड, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स जो पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिनके मान लो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या जिनको कभी ये टॉपिक ढंग से समझ में नहीं आया, तो आप भी इस वीडियो से इसको समझ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ, अगर आपको सही में वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट पसंद आए, तो आप प्लीज़ कमेंट तो कर ही सकते हैं कि सर आपने एक अच्छा वीडियो बनाया। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं जिसको आपको लगता है कि समझाने की जरूरत है, या आंसर राइटिंग के लिए वो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू।